हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो शेयर है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ये जो शेयर है, ये अप्रोक्सीमेटली 70% तक करेक्ट हो गया है। किसी समय में ये जो शेयर है, ये 150 से 160 के लेवल पर ट्रेड किया करता था, लेकिन अभी क्या है, इसमें रिसेंटली लोएस्ट लेवल बनी है 46.3 के अप्रोक्स। सोच सकते हो 150 का शेयर 50 पर आ चुका है। कितनी बड़ी गिरावटें शेयर में देखने को मिल चुकी है। अगर हम बात करें आईपीओ के टाइम से, तो जो आईपीओ में ओपनिंग प्राइस थी, उससे भी शेयर जो है ये नीचे चला गया। परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 35 टू 40% की गिरावट आ चुकी है शेयर में अपने लिस्टिंग प्राइस से। अब देखो, आज की बात करें तो भाई साहब, आज तो बढ़िया गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है 12.44% की। वैसे मार्केट आवर में देखा जाए तो 15-16% की भी तेजी थी, लेकिन फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं, इस वजह से ओवरऑल 12.44% की गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब देखो, रिसेंट की ही कुछ खबरें हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। पिछले दिन शेयर में बहुत ही बुरी तरह से गिरावटें आई थी 7-8% की। इसके पीछे रीजन क्या था, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहां पर कही जा रही है, कंपनी ने बताया कि उसके वाहन पंजीकरण यानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन सेवा प्रदाता रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ने उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली यानी कि वोली ओन्ड सब्सिडरी वाली जो ब्रांच है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके खिलाफ दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। ठीक है, तो ये यहां पर खबर आई है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं इस चीज को। कंपनी ने शनिवार को एक नियामक फाइलिंग यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशनल क्रेडिटर मेसर्स रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 आईबीसी की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की गई है। याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की बेंगलुरु बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान में चूक का आरोप लगाया गया है और ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी कि CIRP शुरू करने की मांग की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिवालियापन की कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी घाटे को कम करने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत विभिन्न कार्यों में लगभग 1000 नौकरियों में कटौती कर रही है। ठीक है, तो ये खबर है। और यहां पर देखो, ये जो खबर है ये कब आई, जब ओला इलेक्ट्रिक जो है अपने घाटे में, देखो अभी ये जो कंपनी ये घाटे में चल रही है, तो घाटे को कम करने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत विभिन्न कार्यों में लगभग 1000 नौकरियों में कटौती कर रही है। ठीक है, तो नौकरियों में 1000 यहां पर कटौती देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें कटौती होगी तो ये जो पैसे हैं ये कंपनी के पास बचेंगे और घाटे जो हैं वो कंपनी के कम होंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस थोड़ी सी कंपनी जो है ये कम करने की कोशिश कर रही है ताकि इनका जो घाटा है वो कम हो सके। ठीक है, और ऐसे समय में ही ये बम फूटा है, तो इस वजह से शेयर में भयंकर गिरावटें देखने को मिली थी और स्टॉक में तकरीबन यहां पर 40.3 तक की लोएस्ट लेवल बनी है। एंड उसके बाद शेयर में बढ़िया रिकवरी आज के दिन देखने को मिली है, 15-16% तक की भी तेजी आ गई थी। वैसे पूरे बाजार में ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है आज के दिन। अब देखो, यहां पर हम इनके फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहले मार्केट कैप 23,289 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की डेटा अवेलेबल नहीं है, पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी देखो माइनस में है, -32.1%। आरओई की डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री पी 42.9 की है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 36.8 की है, प्लेज परसेंटेज भी यहाँ पर है 2.98%। जो प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड है यानी कि गिरवी है। अब देखो, किसी भी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स अगर प्लेज्ड होते हैं तो जनरली उसे नेगेटिव तौर पे देखा जाता है। अब देखो, उससे भी बड़ी नेगेटिव बात ये होती है कि ये जो परसेंटेज है ये अगर लगातार बढ़ते जाती है तो बहुत ही नेगेटिवली तौर पे उसे देखा जाता है, खतरे की घंटी के तौर पे देखा जाता है। तो ये जो परसेंटेज है ये अगर आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ते जाती है तो बहुत ही बड़ा ये खतरा हो सकता है। तो इसलिए रेगुलरली ट्रैक करना जरूरी है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर अगर हम डेप्ट की बात करें तो 3355 करोड़ की डेप्ट है।
डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चलो ठीक है 0.51 की है। फ्री कैश फ्लो माइनस में माइनस 1845 करोड़। डिविडेंड पेड 0%, बुक वैल्यू 14.9 रुपए की, फेस वैल्यू 10 रुपए की। ईपीएस है माइनस में माइनस 5.98 रुपए की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो भाई साहब देखो, सेल्स के अंदर तो काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखो यहां पर तो ऐसे परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो काफी शानदार ग्रोथ हुई है, सीधे 373 से बढ़कर 2631 पर इनकी सेल्स पहुंच गई। ठीक है, 2022 से 2023 के बीच की बात कर रहा हूं। एंड उसके बाद यहां पर भी अच्छी ग्रोथ हुई, 23 से 24 में देखा जाए तो 2631 करोड़ से बढ़कर 5010 करोड़ पर पहुंच गई। एंड उसके बाद टीटीएम में 5501 करोड़। तो चलो इधर सेल्स में तो हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। यहां पर देखो कंपनी जो है ये लॉस में चल रही है। देखो माइनस 1472 करोड़, 1584 करोड़ की लॉस, फिर टीटीएम में 1822 करोड़ की लॉस में चल रही है कंपनी। यहां पर देखो इनके ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देखो यहां पर माइनस में देखने को मिल रहा है। इधर यहां पर ये प्लस में है 14%, लेकिन फिर यहाँ पर देखो सीधे माइनस 48% हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 25%, फिर यहाँ पर माइनस 25%। तो ये ओपीएम को सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये अगर बेहतर होता है तो कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल हो सकती है आगे चलकर। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखो काफी शानदार ग्रोथ हुई है, इधर बहुत ही शानदार। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे के लिए भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये जो 1699% है पास्ट 3 इयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। फिर टीटीएम में 90%। चलो ये तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टीटीएम का ही है माइनस 14%। जैसा कि हमने बोला कि कंपनी जो है ये लॉस में चल रही है, तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अब यहाँ पे हम बाकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की डेटा है। प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये अनचेंज्ड रहे हैं 36.78% के। एफआईआईज की होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम हुई है काफी ज्यादा, 4.18% से घटकर 2.11% पर सीधे आ गई है। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग स्ट्रीम हुई है 5.16% से घटकर 4.55% पर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर अदर्स की बात कर लेते हैं, जिन जिन लोगों ने सेल किया उनकी बात करते हैं पहले। अदर्स की होल्डिंग्स देखो 5.48% से घटकर 5.33% की हो चुकी है। तो इन तीनों लोगों ने एफआईआईज, डीआईएच एंड अदर्स, इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में सेल किए। तो खरीदा है किसने? पब्लिक ने। 48.48% से बढ़कर इनकी होल्डिंग्स 51.25% पर पहुंच गई है। अब देखो दोस्तों, पब्लिक की जो होल्डिंग्स है नो डाउट यहाँ पर काफी ज्यादा है, ठीक है, 50% से भी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर पब्लिक के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी इंक्लूडेड हैं, ये भी आपको समझकर चलना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दिसंबर के क्वार्टर में सेलिंग हुए हैं, चाहे हम एफआईआईज की बात करें, डीआईएच की बात करें या फिर अदर्स की बात करें, इन सभी के द्वारा, और खरीदा है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने। तो ठीक है, ये एक नेगेटिव तौर पे देखा जाता है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। बाकी कंपनी जो है ये लॉस में चल रही है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अगर मैं मतलब रिस्की बेट लेने की सोचता भी हूँ कि चलो यार लगाकर छोड़ देते हैं, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल हुई, आगे चलकर अगर कंपनी बड़ी हुई तो फायदे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं कैसा अमाउंट लगाता हूँ? मैं बहुत ही छोटा सा अमाउंट लगाता हूँ, इतना छोटा अमाउंट कि वो लॉस में भी चला जाए पूरा का पूरा तो उससे मुझे कोई फर्क ना पड़े। और बस मैं इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूं कि चलो कंपनी बढ़िया है, इनके व्हीकल्स की डिमांड है मार्केट में, ये सोच के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूं। ठीक है, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो ठीक है, बाकी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो फिर तो यार कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावटें आ चुकी है, अपने 52 वीक हाई के लेवल से 20% से भी ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। एंड यहाँ पर सिंपल तौर पे आप लोग देख सकते हो डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि कब से यहाँ पर तेजी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 12% की तेजी आई है आज के दिन, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब अब रिकवरी आ गई। देखो इससे पहले भी तेजी आई है भाई साहब, इधर देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल है ग्रीन में,
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज जो तेजी आ गई इसका मतलब हम ये समझे कि अब यहाँ पर रिवर्सल आने वाली है। रिवर्सल की इंडिकेशन हमें तभी मिल सकती है जब ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसे ब्रेकआउट मिले बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, और पिछला जो हाई है इसके ऊपर प्राइस जो है वो जाते हुए देखने को मिले, तो ही हम यहां पर ये समझकर चल सकते हैं, ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद से अब यहां पर रिकवरी आ सकती है। अभी देखो यहां पर सीधे तौर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड बनी हुई है, तो स्टॉक जो है ये और भी नीचे जा सकता है। डिपेंड करता है कि यहां पर कैसी सेलिंग प्रेशर बनती है आगे चलकर। अगर पूरे मार्केट में ही सेलिंग का प्रेशर रहा तो यहां पर भी प्रेशर बनेगा। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड और भी कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो भी यहां पर गिरावटें आ सकती है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो ये जो लेवल है 46.3 के अप्रोक्स, ये लोवेस्ट लेवल बना है रिसेंटली गिरावट आने के बाद। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं, कोई भी कॉल टिप नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।